एक ऑर्गेनिज्म को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, और दूसरा क्या है, न्यूट्रल है। तो कमेनलिज्म का मतलब होता है मींस शेयरिंग ऑफ एक तरीके से फूड और शेयरिंग ऑफ टेबल। नाउ अबाउट दी ऑर्किड का तो हो गया। सेकेंड एग्जांपल ऑफ सी एनिमोन कॉल्ड एज द एडेम्शिया, सी एडेम्शिया और एडेम्शिया पैलिकेटा, इट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द एडेम्शिया, अटैचेस टू दी स्नेल शेल, यानी कि एक तरीके से मोलस्का के अंदर आते हैं स्नेल्स, ओके। उसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, स्नेल होते हैं और उसके ऊपर में आपको एक स्ट्रक्चर्स मिलेगा, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस कैल्केरियस मटेरियल प्रेजेंट, और उससे अटैच होता है सी एनिमोन, ओके। अभी सी एनिमोन से वहां पर क्या है, सी एनिमोन तो है और एक तरीके से वहां हर्मिट क्रैब होता है। सी एनिमोन इज कैरिड फ्रॉम प्लेस to place by the moving crab and is benefited for getting more opportunities for food, यानी कि वहां पर हर्मिट क्रैब आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। एक तो सी एनिमोन ने स्नेल्स को, यानी कि स्नेल शेल से उसको उसने क्या बना दिया, अपना एक तरीके से होम बना दिया। क्लियर है, दिस इज स्नेल शेल, तो एक तरीके से वो होम हो गया। देन उसके अंदर में क्या आएगा, क्रैब आएगा। वन क्या है, न्यूट्रल है, और दूसरा क्या है, बेनिफिटेड है, यानी कि एक तरीके से अभी उसका लोकोमोशंस, यानी कि उसको क्या है, एक तरीके से लेग्स है, ठीक है, अभी वो लोकोमोशंस करेगा फॉर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द फूड। नाउ ऑल्सो सकर फिश अटैचेस टू द अंडर सरफेस ऑफ शार्क, ओके। सकर फिश होती है जो अटैचेस होती है अंडर सरफेस ऑफ द पर्टिकुलरली शार्क, और एक तरीके से दूसरी जगह पर पर्टिकुलरली जाते हैं, ओके, लाइक गेट्स फ्री राइड, ओके। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली कमेनलिज्म एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कमेनलिज्म। नाउ अबाउट द पैरासाइटिज्म, ओके। पैरासाइटिज्म आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें पैरासाइटिज्म, इट इज आल्सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट स्पीशीज। एक तरीके से ये डिफरेंट स्पीशीज में होगा, डिफरेंट स्पीशीज में होगा, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। एंड दे ऑल्सो शोज दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये भी क्या शो कर रहा है, एक तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। तो इसका मतलब दे आर दी म्यूचुअली और दे आर दी बेनिफिटेड फॉर ईच अदर। नाउ ऑल्सो इसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि देर इज दी एग्जाम्पल, ओके, क्लासिक एग्जाम्पल पैरासाइट इंक्लूडिंग interaction between vertebrate hosts and diverse animals such as tame verb, प्लाज्मोडियम स्पीशीज एंड फ्लीज, ओके। यानी कि एक तरीके से होस्ट होगा और एक लिविंग होगा, जैसे एनाफिलस, ओके। एनाफिलस मॉस्किटो एक तरीके से आउटसाइड से वो ब्लड सक करेगा और अपनी लाइफ साइकिल कहाँ बनाएगा, ह्यूमंस के बीच में, ओके। दे लिव ऑन दी होस्ट, ओके। नाउ अबाउट दी पैरासाइट्स आर क्लासिफाइड, यानी कि दे ये तो शो कर रहे एक तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन। टेपवर्म का एग्जाम्पल है, मॉस्किटो प्रोटोजोआन का एग्जाम्पल है, सो मेनी एग्जाम्पल्स है। नाउ अबाउट दी टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म, टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म। हियर पैरासाइटिज्म मीन्स parasites are classified, very important, parasites are classified, parasites are classified on the basis of their interaction, on the basis of their interaction, on the basis of their interaction with host and on their लाइफ साइकिल, यानी कि एक तरीके से उसकी लाइफ साइकिल हो रही है, ओके। तो क्या रहेगा, आप क्या बोल सकते हो, वन इज कॉल्ड एज दी पैरासाइट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरैक्शन विथ होस्ट एंड अदर लाइफ साइकिल, ओके। एक उसमें होस्ट रहेगा, ओके। नाउ आपको दो तरीके के पैरासाइट मिल सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द एक्टो parasite, okay, and second is called as the endoparasite, okay. One is live outside the body, they are live outside the body, इनका live ये कहाँ रह रहे outside the body, और they live inside the body,
यानी कि एस्केरिस, आपका एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ दैट इज कॉल्ड एज द एस्केरिस। ओके, इट इज बिलोंगिंग टू द एशेलहेलमिन्थिस ग्रुप। ओके, तो ये एक तरीके से कहाँ प्रेजेंट है, लिव इनसाइड द बॉडी, और एक तरीके से होस्ट है, ह्यूमंस बीइंग क्या है, होस्ट है। ऑल्सो एग्जाम्पल देर इज द वेरी इंपॉर्टेंट आउटसाइड द बॉडी, तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो मॉस्किटो, और वो अपनी एक लाइफ साइकिल बनाता है इन द ह्यूमंस के अंदर। ओके, तो दैट इज एंड इट पर्टिकुलरली कॉजेज द मलेरिया। ओके, मलेरिया होते सम पैरासाइटिज्म, बैक्टीरिया भी है, वायरसेस भी है। डिपॉन थर्ड ऑर्गेनिज्म इन जनरली नोन एज दी लाइक कैरियर और अ वेक्टर, यानी कि वो एक तरीके से दूसरों के इसमें रख रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ of this interaction is the transmission of malaria causing protozoa and plasmodium by anopheles mosquito. Another example is saculina. It is the sac-like organism आपके इसमें दिया गया है which live in parasitic life and the parasitic life of the abdomen of crab. Okay. So, some also social parasites भी होते हैं. Advantages of interactions between social organism like ants, okay, and termites, okay, कॉलोनी में रहते हैं और they help each other. Okay, some animal कॉलोनी में रहते हैं but they do not help each other like grasshopper. Okay, तो this is about the particularly, यहाँ पर अपन एग्जाम्पल लिया था टेपवर्म का, ठीक है, लाइक टेपवर्म। ओके, टेपवर्म के बाद सम प्लाज्मोडियम स्पीशीज भी लिया था, फास्टर रेट क्लासिक एग्जांपल। ओके, तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है क्योंकि एक तरीके से बिटवीन ऑर्गेन डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, पर्टिकुलरली सिम्बायोटिक relationship between organism where one organism the parasite benefited at the expense of the other, यानी कि एक benefited है और different species organism parasite benefit at the expense of the other. Okay, so this is about the particularly parasitism. The predation, here are the very important, that is called as the predation. Okay, predation, predators. Okay, energy flow जिसको अपन कहते हैं the energy fixed by autotroph, यानी कि एक तरीके से energy very important are here, energy fixed by autotroph, energy fixed by autotrophs, एक तरीके से जो ऑटोट्रॉप होते हैं यानी कि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, फिक्स बाय ऑटोट्रॉफ, फ्लो थ्रू दी एंड ऑल्सो फ्लो थ्रू दी फूड वेब, और कैसे, तो फूड वेब, ओके, फ्लो थ्रू दी फूड वेब से। तो नाउ अबाउट द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन एनिमल टू दी अनदर, यानी कि एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, द एनर्जी फ्लो from one animal to the another animal is due to predation, किसके कारण हो रहा है, तो predations के कारण हो रहा है। एग्जाम्पल है हॉक, feed on the small bird, okay, तो this is about the particularly predations. Okay, predations का मतलब यही है कि the energy flow from one animal to the another animal, okay, due to predations की वजह से हो रहा है। और hawk it is feed on the small bird like sparrow. Okay, so this is about the predation. About the population attributes. Okay, now here very important called as the population attributes. Now about the populations attributes are very important here, यानी कि अपन तो एक तरीके से सेम स्पीशीज में आते हैं, ठीक है, और पॉपुलेशंस एवरी 10 years के बाद जो भी सेंसस होती है दैट इज कॉल्ड एज द जनगणना, और एक तरीके से हाउ मेनी पीपल्स और हाउ मेनी मेन्स एंड वुमेन्स एंड पर्टिकुलरली इंक्लूडिंग द फैमिली, ओके, कितने यानी कि कितना फैमिली मेंबर्स है, क्या है, सब कुछ देखा जाता है अकॉर्डिंग टू 10 years, ओके,
2001 के हिसाब से 2001 में हुआ था, देन अभी 2014 में हुआ, 2010 में हुआ, फिर 11 में हुआ, 12 या 11 में हुआ. ओके, तो दिस इज दी पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू दी सेम स्पीशीज. यानी कि पॉपुलेशन एक कैसा होना चाहिए? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू दी सेम स्पीशीज. All the humans being belong to the same species, that is called as the Homo sapiens sapiens. Okay, the number of individual population change from time to time. Yes, यानी कि population एक तरीके से change होते रहेगा time to time. The changing nature of the population is dynamic of the population. Yes, India एक तरीके से देखा जाए तो it is the second largest country. You know the about the populations की इसमें India is the second largest country. First is the particularly called as the China. Okay, now दो एक तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशंस क्वांटिटीज एंड स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट जहाँ मेजर किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द डेमोग्राफी. यानी कि स्टैटिस्टिकल वगैरह सब कुछ देखा जाता है अंडर द डेमोग्राफी. ओके, ये एक तरीके से स्टडी. ओके, स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. एक तरीके से मैं लिख देता हूं यहां, स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव, स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव, स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट एंड स्टैटिस्टिकल aspects of the populations. Okay, of लिख देते हो, of human population, on human populations is called as the demography. Okay, so it is the about the demography and then particularly various factors responsible for the population dynamics like natality, mortality. Okay, तो अभी अपन बात करते हैं what is the natality and what is the mortality, what is the death rate, what is the growth rate, so many. Okay, now about the what is the natality, what is the mortality and what is the growth rate. Okay, natality is the rate of production of new individual, यानी कि birth of the particularly year, यानी कि एक year में birth. Now natality is the rate of production of new individual in a population per unit time or a per unit area. एक तरीके से per unit time और a per unit area देखा जाएगा. ओके, इट इज द फॉर्मूला ऑफ natality मीन जन्म दर होता है नंबर ऑफ बर्थ इन ईयर, एक साल में कितने बर्थ हो गए. ओके, डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, यानी कि वो मिड यानी कि जो भी मध्य है यानी कि उस ईयर का एक तरीके से पीरियड क्या है, मिड ईयर पॉपुलेशन देखा जाएगा, इनटू देखा जाएगा इंडिविजुअल, दैट इज द 1000 से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा. Okay, now about the mortality. The mortality is the rate of deaths in a populations per unit time or a per unit area. एक तरीके से per unit time और a per unit area में देखा जाएगा. Okay, mortality क्या है, number of birth in year, यानी कि एक तरीके से अभी sorry here are the birth हो गया, it is the birth mortality और इसमें एक तरीके से death. आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इट इज द बर्थ एंड हियर इज द डेथ इन 1 ईयर. और मिड ईयर का यहाँ पर भी क्या देखा जाएगा, पॉपुलेशंस देखा जाएगा और मल्टीप्लाई किया जाएगा 1000 से. व्हाट अबाउट द ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट इज द इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन ड्यू टू, ये एक तरीके से जन्म दर हो गया, ये मृत्यु दर हो गया, एक साल में कितना मरते और एक साल में कितना बर्थ होती है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द natality and mortality. Now talk about the growth rate. Growth rate is the increase in a population due to actual number of individual added to the population, यानी कि एक तरीके से कितने एक्चुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है ड्यू टू एक्चुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड टू द पॉपुलेशन, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन में उनको ऐड करना पड़ेगा. नाउ ग्रोथ रेट, तो नाइटलिटी और मोर्टेलिटी इनको माइनस करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम. इन इंडिया यानी कि इट इज द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, ग्रोथ रेट का क्या है, नाइटलिटी माइनस मोर्टेलिटी डिवाइडेड बाय जितना यूनिट टाइम यानी कि कितना ग्रोथ हुआ है. ओके, तो वो अपने को पता चल जाएगा यूनिट टाइम से. ओके, नाउ अबाउट दी
ग्रोथ रेट जो एक तरीके से इन इंडिया ग्रोथ रेट इन ईयर 1981 to 1991 was 7.6, whereas in years 1971 to 1981 में देखा जाए it was 21.2, which is almost 3 times growth. यानी कि वहाँ एक तरीके से देखा जाए पहला कितना था, ओनली 7.6 था और उससे 3 टाइम्स ग्रोथ हुआ है. ओके, यानी कि पॉपुलेशंस भी बड़ा होगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ रेट भी बड़ी होंगी इन इंडिविजुअल पॉपुलेशंस. तो नाउ दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली population attributes. Now discuss about the density of population. Now about the density of population. Here are the total number of individual in a population per unit area is called as the density of population. Yes, यानी कि आप बोल सकते हो कि the total number of individuals in a population per unit area is called as the density of population. अभी एक तरीके से कहीं आपको density कैसे मिलेंगी, लेस मिलेंगी तो लो मिलेंगी. ओके, क्योंकि इमिग्रेशन माइग्रेशन हो रहा है. माइग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन. ई वाला एक और आई वाला एक. ओके, तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस बाय द माइग्रेशन, यानी कि समझ लो फ्रॉम वन कंट्री से दूसरे कंट्री में आ रहे हैं या सिटीज विलेजेस के लोग सिटीज में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां का एक तरीके से पॉपुलेशन लो हो जाएगा, यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा. ओके, तो पीपल ऐसे कुछ एग्जांपल है. पीपल लिविंग विलेजेस टू कम इन सिटीज मेक विलेजेस पॉपुलेशन लेस डेंस, ऑब्वियसली. Then people coming from villages to cities make the city population is denser. Obviously एक तरह से लो population हो जाएगा, एक जगह पर population बढ़ जाएगा. तो this is about the particularly density of population. About the age structures here. Age structures means particularly adult, then pre-reproductive, then reproductive and post-reproductive. Now the population is divided into 3 age groups. Obviously population, very important, population divided into the 3 groups, यानी कि 3 groups में उसको divide किया गया है. ओके, 3 groups में फर्स्ट जो आता है called as the young. ओके, फर्स्ट called as the young group जो रहेगा very important 0 to 14 years का. ओके, जो भी 0 to 14 years में आ रहे हैं, क्लियर है, कॉल्ड एज दी प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप. ओके, कॉल्ड एज दी प्री रिप्रोडक्टिव आप ग्रुप बोल सकते हो, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप. ओके, नाउ उसके बाद इट इज दी एडल्ट. ओके, नाउ अबाउट दी एडल्ट. एडल्ट में कहा से आएगा, दैट इज दी 15 to 59 years. ओके, यानी कि हाँ थोड़ा 16 के बाद थोड़ा एडल्ट बनने की कोशिश करते हैं वो, यानी कि एडल्ट की वहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं. तो प्री रिप्रोडक्टिव के बाद दैट इज कॉल्ड एज दी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इट इज कॉल्ड एज दी रिप्रोडक्टिव ग्रुप. दिस इज कॉल्ड एज दी रिप्रोडक्टिव ग्रुप. ओके, देन थर्ड इट इज कॉल्ड एज दी in senior most. Okay, that is called as the old. Okay, 59 to 60, या आप बोल सकते हो 60 years and above. 60 years and above जितने भी peoples रहेंगे, they are the post reproductive group में आते. किस में आते? पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप में. तो क्लासिफाई किया जाता है इस हिसाब से, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप में कितने पीपल्स आते हैं, देन रिप्रोडक्टिव में कितने एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप में कितने. ओके, तो ये तो हो गया पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके, पॉपुलेशंस डिवाइडेड इनटू दी 3 ग्रुप्स. ये 3 ग्रुप्स में देखा जाता है पॉपुलेशन डिवाइड होता है. ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एज ग्रुप्स डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन. एक ग्रोइंग पॉपुलेशन हो सकता है, देन एक स्टेडी पॉपुलेशन हो सकता है, या डिक्लाइन पॉपुलेशन हो सकता है. स्टेडी मीन्स एक तरीके से सेम रहेगा और एक तरीके से ग्रोइंग मीन्स वो पॉपुलेशन बढ़ता ही रहेगा. ओके, वेरी रैपिड रेट करेगा. ओके, एंड देन डिक्लाइन मीन्स एक तरीके से नीचे आ जाएगा. तो दिस इज अबाउट दी पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से देखा जाए तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, डिक्लाइन पॉपुलेशन एंड स्टेडी पॉपुलेशंस. एंड पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी कि इसके ऊपर से डिवाइड किया जाता है पर्टिकुलरली कि कौन सा रिप्रोडक्टिव ग्रुप में आता है, कौन सा पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप में आता है और कौन सा रिप्रोडक्टिव ग्रुप में आता है. तो दिस इज अबाउट द एज स्ट्रक्चर.
Okay, now about the biodiversity and conservation. Okay, that is very important. Biodiversity and conservation, biodiversity and conservation are very important here. Okay, जैव विविधता एंड पर्टिकुलरली चाहे सम एनिमल्स हो चाहे सम प्लांट्स हो, उनका कंजर्वेशन करना आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो फॉरेस्ट हो. ओके, नाउ अबाउट दी इन दी आपके इसमें दिया गया है दैट इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. नीड तो है क्योंकि अपने को एक तरीके से बैलेंस करना है नेचर्स को. ओके, बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट. Indiscrimination and non-judicious exploitation of nature and natural resources in unplanned manner by man has disturbed nature's balance. Yes, man के इससे ही particularly balance क्या हो रहा है, disturbs हो रहा है. Okay, now this is creating condition of ecological crisis all over the world. Okay, यानी कि एक तरीके से बहुत सारे कंजर्वेशंस यानी कि कंजर्वेशंस करना पड़ रहा है, कोई कर भी रहा है, बिकॉज क्योंकि मैन मेड यानी कि मैन ने उसको इम्बैलेंस किया है. ओके, नाउ कंजर्वेशन इज मेनी एस्पेक्ट. ओके, बहुत ज्यादा. तो ऑब्वियसली अपने को एक तरीके से जैव विविधता, सम प्लांट्स, एनिमल्स, इनका प्रॉपर तरीके से कंजर्वेशन करना पड़ेगा. अपने को पहले तो एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखना पड़ेगा, रिसोर्सेज के बारे में. ओके, it preserve quality of environment, prevents the wastage, spoilage of natural resources, उसको रोकना पड़ेगा. It also improve and renews their quality along with the usefulness. Obviously, it preserve biological diversity, preserve करना पड़ेगा biological diversity. It is the most important thing. Then it ensure a continuous production of useful plant and animals and materials by establishing a balancing cycle of harvesting and removal. It is essential for social and economical development. Yes, ये सब कुछ चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और वो बहुत एसेंशियल है यानी कि इंपॉर्टेंट है. ओके, तो दिस इज पर्टिकुलरली बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. अभी इसके बाद आपके इसमें एक दिया गया द कंसेप्ट ऑफ इंडियन गार्ड स्पीसीज. ओके, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. Some species present in the environment or in the present in the ecosystem. Now about the अभी concept of Eden garden species. Okay, इसमें आपको एक मिलेगा that is called as the concept of Eden, that is the Eden guard species. Eden guard species, the species of organism हो यानी कि एक तरीके से क्रिटिकल लेवल पे है, यानी कि कोई भी स्पीशीज हो चाहे प्लांट की स्पीशीज हो क्रिटिकल लेवल पे है या एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है. ओके, और एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है तो उसको एक तरीके से रेड डाटा बुक में डाला जाता है. आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, रेड डेटा बुक होती है उसमें डाला जाता है और उसको बचाया जा सकता है. उसके लिए क्या पॉइंट से या पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं वो रहता है, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है. दैट इज कॉल्ड एज द मेंटेन रेड डाटा बुक बाय द ऑर्गेनाइजेशन IUCN. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन and nomenclature under that is the union conservation and nomenclature जो मेंटेन करती है रेड डेटा बुक. यानी कि चाहे कोई एनिमल की स्पीशीज हो, एनिमल की स्पीशीज एक्सटिंक्ट पे हो या पर्टिकुलरली प्लांट की स्पीशीज एक्सटिंक्ट पे हो तो उसको यहाँ पर वो मेंटेन किया जाता है, उसको रखा जाता है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट हियर रेड डेटा बुक. ओके, नाउ also some आपके इसमें some examples दिए गए हैं, vulnerable species, then rare species, then intermediate species. okay, यहाँ some examples दिए गए एनिमल के और वो extinct होने पर कगार पर है तो obviously उनको एक तरीके से उनको मेंटेन किया गया, बैलेंस किया गया या उनको कंजर्व किया गया है. ओके, तो some are the species has classified, IUCN has classified such a species into 4 categories: Eden guard species, vulnerable species, rare species and the one is the intermediate species. vulnerable species में आपके some examples दिए गए हैं
क्लाउडेड लेपर्ड एंड मस्क डियर जिसको एंटीलोप भी कहा जाता है. देन ओफियोग्लॉसम पेंडुलम दिया गया है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल. रेयर स्पीशीज दिए गए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान एंड हवाईयन मॉन्क सील. दिस इज द रेयर स्पीशीज है तो ऑब्वियसली इनको भी कंजर्व करना पड़ेगा. देन उसके बाद इन